बताया मोलर चार्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। दो पार्ट कौन सा है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके वर्टिकल सेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन में आपका लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट इंथैल्पी, ठीक है। मतलब आप जब वर्टिकल सेक्शन में जाएंगे तो इंथैल्पी H यहाँ पे आपकी वैल्यूज होंगे, और जब आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जाएंगे, देखो जहाँ लिखा हुआ है मोलियर डायग्राम दिख रहा है इन SI यूनिट, ये वाला जो पार्ट है वो है आपका स्पेसिफिक इंट्रोपी, मतलब यहाँ पे आपको इंट्रोपी S की वैल्यू पता चलेगी। अब दूसरी बात, अब ये देखो बीच में एक मेन लाइन गया हुआ जो बहुत ही डार्क दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो प्रेशर दिखाएगा, प्रेशर कैसे दिखाएगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है 50, 40, 30, 20, 15, 12, 10, 9, 8, 7, ये आपका वो लाइन है जहाँ पे आपको प्रेशर देगा। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसी के ऊपर आपका टेम्परेचर लाइन रहता है। तो ये देखिए आपका, मैं टेम्परेचर लाइन भी दिखाता हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200। अब एक बात याद रखिए, याद रखने वाली बात ये है कि ये जो लाइन है, जो डार्क लाइन से लिखी हुई है, ये आपका वो सैचुरेटेड लाइन है, मतलब इसके अंदर जो रहेगा वो सब ड्राइनेस फ्रैक्शन में रहेगा। तो इस मोलर चार्ट में आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, ये इस कॉर्नर पे देखो, ये कॉर्नर पे अगर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको मोलर क्या बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दिखेगा, ठीक है। दिखाओ ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो ये देखिए यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन लिखा है x = 0.75, ठीक है। चलिए अब इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है जो अपन निपट लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन IMP है, अच्छे से पढ़ेंगे। A steam turbine is supplied with steam at 20 bar and 400 degrees Celsius. After the steam has expanded to 4 bar, it is reheated to 395 degrees Celsius. ठीक है, मतलब अगर मैंने जो क्वेश्चन को समझा ना, तो क्वेश्चन मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले तो मैंने एक 20 बार और 400 डिग्री सेल्सियस जहाँ कट हो रहा है वो पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैंने नंबर 1 दे दिया। अब ये क्या बोला, आफ्टर एक्सपांसन, मतलब टरबाइन में ही एक्सपांड होगा, तो मैंने टरबाइन में एक्सपांड किया और उसने बोला 4 बार तक किया। तो हमने ये वाला लाइन देखा कि ये 4 बार कहाँ है, तो ये 4 बार पे अपन ने टिक कर दिया। अब 4 बार को वापस रिपीट किया, मतलब आपकी जो 395 वाली लाइन होगी वहाँ पे देखना है ये 395 जहाँ पे आके टिक रहा है, ठीक है। तो आपका ये आया 2, ये आपका आया 3, एंड देन एक्सपांड डाउन टू अ प्रेशर ऑफ 0.05। अब इसको अगेन नीचे की ओर फ्लो करो, जहाँ पे 0.05 बार लिख दिया, 0.05 बार लिख। Determine the thermal efficiency of cycle and mass of steam required per kilowatt. अब अल्टीमेटली एक और बात बोल रहा है, the efficiency of each expansion may be taken as 75%। तो अगर आपको मेरा वो लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि जो एक्चुअल साइकिल होता है, मतलब ये 1 से 2 जो है ये आइडियल केस। अब इसने एफिशिएंसी वर्ड डिफाइन कर दिया है, मतलब आपका जो एक्चुअल केस होगा वो कहाँ होगा, तो आपका ये पॉइंट आएगा 2 और इसी तरीके से ये पॉइंट आएगा आपका, जैसे आपने इसको 4 लिखा है तो ये हो जाएगा 4 यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए अब इसी पैटर्न को मैं स्टीम टेबल में लेके चलता हूँ, सॉरी मोलर चार्ट में लेके चलता हूँ। अच्छा, मोलर चार्ट में जाने से पहले अपन कुछ फार्मूला वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर फार्मूला पढ़ते हैं तो ये देखो, ये पार्ट आगे जाएगा
और एक प्रेशर हाईएस्ट प्रेशर वाला आगे आएगा। हमें क्या क्या निकालना है, तो वर्क डन बाय टरबाइन 1, वर्क डन बाय टरबाइन 2, फिर पंप वर्क, उसके बाद हीट सप्लाई। ठीक है, आई थिंक इतने ही चाहिए आपको, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, हीट सप्लाई 1 एंड हीट सप्लाई 2, बराबर है। चलिए अब मुझे बताएगा कोई कि टरबाइन वर्क कितना होगा। मेरा लेक्चर आप सुन रहे हैं तो मुझे ये डायग्राम देख के बताइए कि टरबाइन वर्क कितना होगा। H3 माइनस H2, ये क्या होगा भाई? टरबाइन वर्क। वेरी गुड, नाम क्या है भाई तेरा? क्या बात है, मुझे तो पता था कि टरबाइन वर्क ये होता है या ये होता है, तूने तो यहाँ पे डाल दिया भाई, स्ट्रेंज। चलिए टरबाइन वर्क होगा H1 माइनस H2, डैश वर्ड यूज करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एफिशिएंसी देकर रखी है। टरबाइन वर्क 2 जो होगा वो होगा H3 माइनस H4 डैश। पंप वर्क दो तरीके से डिफाइन होगा, तो सबसे पहला आ गया VF4 P1 माइनस P4 इंटू 10⁻², बराबर है। और दूसरा टरबाइन वर्क का आपका जो फॉर्मूला होगा, तो बताएगा दूसरा टरबाइन वर्क का फॉर्मूला कितना होगा? दूसरा टरबाइन वर्क का फॉर्मूला कितना होगा? एक्चुअली इसके बेसिस पे जाओगे तो ये होगा H5 माइनस HF4, बराबर है। वो कैसे होगा वो मैं थोड़ा बाद में डिटेल करूँगा। उसके बाद हीट सप्लाई 1, हीट सप्लाई 1 का फॉर्मूला होगा H1 माइनस H4 सॉरी SF4, ये कैसा होगा वो भी बता दूंगा। और दूसरा होगा H3 माइनस H2। भाई यहाँ ये वाले पार्ट की बात कर देते ना, एक्चुअली ये पार्ट मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये यहाँ पे हमने इसको 5 रखा, इसके बाद ये यहाँ पे पंप वर्क 6 होगा और 6 जो है वो आपके 1 से मिल जाएगा। ठीक है, तो H4 इज इक्वल टू H5 हो गया। सॉरी यहाँ पे जो है पंप वर्क जो होगा वो होगा H6 माइनस H5, बराबर है। चलिए और यहाँ पे H1 माइनस H6 आएगा क्योंकि ही सप्लाई जो है ये। अब बताओ यहाँ किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए अगर नहीं है तो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम अपने स्टीम टेबल पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीम टेबल में देखो आए, अब वैल्यूज कितनी बोल रही है वो? भाई कोई बताओ, मुझे वर्ड्स याद नहीं है। आई थिंक 20 और 400 है ना। तो हमने इसको एक्सपांड किया, अरे ये तो ज़्यादा ही ब्लेंड हो गया। मान लो ये देखो, ये मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ ना क्योंकि मेरे को यहाँ दिख नहीं रही है। तो ये 20 वाला पार्ट ये आया, तो मैंने क्या किया, ये 20 वाले को फ्लो कर दिया, सर ये ऊपर फ्लो कर दिया। ठीक है, 20 वाले को मैंने फ्लो किया। अब ये देखो आई थिंक ये 400 वाला है, तो 400 ये हुआ और 20 ये हुआ। तो मुझे जो पहला पॉइंट मिला वो ये रेड पॉइंट मिला, जिसको मैंने नंबर 1 लिख दिया।
ठीक, अब यहाँ से मुझे स्टीम टेबल से इंथैल्पी H1 मिलेगी। तो H1 इंथैल्पी की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आके देखूंगा, तो मुझे पता चला कि H2 की वैल्यू होगी समथिंग 3220। ये क्लियर है? चलिए, अब क्या हुआ, स्टीम को हमने मतलब एक्सपांड कराया टरबाइन में ले जाके। तो टरबाइन में जब गए तो स्टीम का प्रेशर जो है, एक सेकेंड सर, अभी लेक्चर में हूँ, कुछ काम है क्या? किससे मांग रहे हैं? किससे नोट्स मांग रहे हैं? मेरे को नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको एक्सपांड किया नीचे तक। अब देखो, आपका जो दूसरा प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया है? 4 बार। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो कहीं पे 4 बार होगा, तो मैंने क्या किया, ये 4 बार वाली लाइन को यहाँ से स्ट्राइक कराया। तो मुझे अब जो दूसरा मिला वो ये है। तो ये वाली लाइन जो यहाँ पे आके गिरेगी वो मुझे बताएगी 2 पॉइंट, मतलब H2 की वैल्यू। तो H2 की वैल्यू समथिंग आएगी 2550, बराबर है। अब देखो, ये 2 की वैल्यू के बाद हमने क्या बोला कि ये अगेन रीहीट हो रहा है। तो रीहीट कहाँ पे हो रहा है? तो टेम्परेचर है 395 डिग्री सेल्सियस, बराबर है 395। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर 395 तक लेके जाऊँगा। ठीक है, मान लो मेरा 395 यहाँ कहीं स्ट्राइक कर रहा है, तो मुझे एक नया पॉइंट मिल गया जिसका नाम था 3 पॉइंट। तो H3 की वैल्यू जो होगी वो कैसे मिलेगी? मैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आया तो मुझे पता चला 3100 मेरी इंथैल्पी 3 की वैल्यू है। अब अल्टीमेटली लास्ट में वो जो गिरेगा वो 0.5 पे आके गिरेगा। तो वो जहाँ पे गिरा, मान लो यहाँ पे गिर रहा है, तो वो जो पॉइंट हुआ वो मेरा 4 की वैल्यू हो गया। ठीक है, तो H4 की वैल्यू मेरे को कितनी मिली? तो ये हो गई 2150, बराबर है। चलिए, इस हिसाब से मुझे सारे के सारे इंथैल्पीज मिल गए, ये देखो। ठीक है, तो सबसे पहला 4 क्या हो गया? हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या बोला? चलिए, तो इस हिसाब से H1, H2, H3 और H4 की वैल्यू आ गई आपको, जो उसने पूछा रहा। हम लोग ने अब बेसिक चीजें निकाली। अब देखो, इफिशियंसी का फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया था क्या, कि एक्चुअल अपॉन आइडियल। तो एक्चुअल कितना है? H1 माइनस H2 डैश अपॉन आइडियल कितना है? H1 माइनस H2। तो H1 और H2 की वैल्यू आपके पास है, तो आप आइडियल केस निकाल ले सकते हो। H2 डैश कितना होगा?
तो H2 डैश यहाँ पे तो 75 ऑलरेडी देके रखा है, मतलब 0.75, इसके बेसिस में आप H2 की वैल्यू निकाल लो, तो ये आपकी आ गई वैल्यू H2 की। इसी तरीके से सेकेंड एक्सपांसन लोगे, सेकेंड एक्सपांसन यहाँ पे आया, सेम रूल्स, H3 माइनस H4 डैश अपॉन H3 माइनस H4, और इसके बेसिस पे आप H4 डैश की वैल्यू निकाल लोगे। चलिए, अब इसने बोल दिया है कि निगलेक्ट करना है पंप वर्क को। अगर पंप वर्क को निगलेक्ट कर दिया तो हमारा जो वर्क डन बाय टरबाइन था बस वही लेना है, मतलब वर्क डन बाय टरबाइन 1 प्लस वर्क डन बाय टरबाइन 2। अब ये दोनों को हमने प्लस किया, मतलब जिसको प्लस करना है माइनस करना है, उसके बेसिस पे वर्क डन बाय टरबाइन आ गया। हीट सप्लाई दो जगह पे हुआ, तो H1 माइनस H4 और H3 माइनस H2। अब देखो यहाँ मैं आपको जो पहले बता रहा था वो क्या, पहले हमने ऐसा किया, फिर इसको ऐसा किया और इसको यहाँ से लेके गए, तो एक्चुअल में ये H4 डैश है, ये H3 है, ये H2 डैश है और ये H1 है। तो डेरिवेशन के टाइम पे आपने देखा था कि ये H4 यहाँ पे स्टीम और लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लेकिन कंडेंसर में जैसे ही वो हीट रिजेक्ट कर देता है तो वो कम्प्लीटली यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हमने इसको शॉर्टकट में HF4, मतलब उसमें कोई गैस नहीं होगा, केवल लेटेंट हीट होगी, इसलिए HF होगा। तो हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अल्टीमेटली एफिशिएंसी क्या होती है, तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई हमारा निकलता है, और मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय टरबाइन, जिससे हम यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब आता है आपका एक नया साइकिल। सबसे पहले आपने कार्नोट पढ़ा, फिर आपने रनटाइम पढ़ा, उसके बाद रीहीट पढ़ा। अब आपको नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रीजेनरेटिव फीड हीटिंग। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी जो मतलब वो है क्यों इम्प्लाई किया और क्या रीजन था, उससे क्या बेनिफिट हुआ वो बताता हूँ। देखो, स्टेटमेंट दिया गया कि ये मेरा टरबाइन 1 है, ये मेरा टरबाइन 2 है, ये मेरा टरबाइन 3 है, ठीक है, और ये मेरा टरबाइन 4 है, बराबर। तो ये टरबाइन में क्रॉस होते वक्त, हाँ ठीक है, ये टरबाइन में क्रॉस होते वक्त अब क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने एक इकोनोमाइजर 1 लगाया, एक इकोनोमाइजर 2 लगाया, मतलब ये 1 मतलब इनफाइनाइट है ना, आप कितने भी लगा सकते हो, फाउंडेशन, और ये एक इकोनोमाइजर 3 लगाया। अब स्टेटमेंट ये दिया गया कि जब यहाँ से स्टीम आता है तो वो स्टीम जो है मान लो 120 डिग्री सेल्सियस पे होता है, मतलब ड्राई एंड सेचुरेटेड होता है। तो ड्राई एंड सेचुरेटेड जब आया और अपना काम किया तो समथिंग वो 98 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पहुंचता। अब ये 98 को मैं जैसे एक इकोनोमाइजर में डालूंगा, अभी इकोनोमाइजर क्या करता है, तो इकोनोमाइजर इसको रीहीट करता है। तो जब मैं इकोनोमाइजर में जाऊंगा तो इकोनोमाइजर क्या करेगा, तो अल्टीमेटली जो भी हीट मतलब यहाँ पे तो 98 है और हमें तो 120 चाहिए, तो ये क्या कहता है, ये 98 जो है वो एक्स्ट्रा जो चाहिए होता है वो 120 बनने के लिए वो ले लेता है। तो अब ये आप वापस यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस में है। अब ये क्या किया, दूसरे टरबाइन में गया, वहाँ पे हीट वर्क किया और अगेन इकोनोमाइजर में आया, या इसको रीहीटर भी बोलते हैं और इसको हीटर भी बोलते हैं, इवापोरेटर भी बोलते हैं, ये अलग अलग लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे वो क्या हुआ, अब 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 80 से अगेन उसने इवापोरेटर से मतलब हीट लिया और अगेन ये 120 पे आ गया, फिर ये टरबाइन में गया 3 वाले पे, और सो ऑन करते हुए ये अल्टीमेटली इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। अब आप बोलोगे सर ये जो हमने हीटर वर्ड यूज किया है, ये हीटर का एनर्जी कम होता है, तो होता क्या है, अब ये जो सबसे लास्ट वाला बात
लास्ट वाले पार्ट के बाद अभी भी बहुत सारे क्वांटिटी में हीट बच जाती है। मतलब ये जो कंडेंसर का काम है, कंडेंस तो कर देता है, मतलब लिक्विड जो है वो मान लो यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये क्या किया यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड के फॉर्म में है। अब ये लिक्विड यहाँ पे गया और पहले हीटर को अपना हीट दिया, तो हीटर जो है वो मान लो अब इसकी हीट ले लिया और 60 बचा। अब ये दूसरे हीटर के पास जाता है, दूसरा हीटर जो है उसमें अगेन 20 डिग्री सेल्सियस हीट ले लिया और फिर अगेन ये नेक्स्ट वाले के पास जाता है जहाँ वो 20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अल्टीमेटली जो हमारा हीट वेस्ट हो रहा था, जहाँ पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो वेस्ट नहीं कर रहा है, वो यूटिलाइज कर रहा है। ये मेन मोटो है रीजनरेटिव। आप पूछोगे सर ये पॉसिबल कैसे है? तो ये पॉसिबल होने के लिए ये देखो, इसने ये पूरा का पूरा एक डायग्राम से क्या किया, आप समझो, ध्यान से सुनो ना, मजेदार है। तो हमने बॉयलर से 1 केजी स्टीम दिया 1 केजी पर ना, ये 1 केजी की जो इंथैल्पी है वो एच नॉट है। ये टरबाइन में गया, कुछ टरबाइन में वर्क किया और M1 क्वांटिटी में हमने जो है वो फीड हीटर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इसकी इंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से जो हीट निकलेगा उसकी भी इंथैल्पी ज़्यादा होगी, बराबर। चलिए अब इसी तरीके से एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। हाँ, इसने दूसरा सर्किट नहीं दिखा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये चलो M1 क्वांटिटी दिया और जो हीट ना दिया नहीं लिया, एक्चुअली डायग्राम में थोड़ा सा लोचक किया। हाँ, स्टीम जो है वो 1 केजी आया, ये 1 केजी जो है वो, देखो यार यहाँ से समझो, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 केजी स्टीम हमने टरबाइन में डाला और टरबाइन से बॉयलर में लिया, बॉयलर से मतलब उसको हीट किया और वो आया एच नॉट पे। एच नॉट पे आने के बाद उसने क्या किया, 1 केजी से M1 केजी जो है वो हमने बॉयलर में डाल दिया। एक मिनट, चलो इसके बेसिक से चलो, तो थोड़ा सा आपको डाउट वाला पार्ट, ठीक है। रीजनरेटिव फीड हीटिंग सिस्टम, इसमें स्टेटमेंट ये दिया गया है कि अगर आप रैंकाइन साइकिल या कार्नोट साइकिल को देखें, ठीक है, तो कार्नोट साइकिल कौन है यहाँ पे, तो कार्नोट है 1 2 3 गैस और 5, बराबर है। और रैंकाइन साइकिल कौन है, तो 1 2 3 4 और ये 5, बराबर है। तो स्टेटमेंट ये दिया गया कि इन रैंकाइन साइकिल हीट जो ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर but not at constant temperature. As usual, there is a large difference between the temperature of water at the entrance of economizer at point 4 and that of steam at the exit of the boiler at point 1. मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बोल ये रहे हैं कि हम जो है बॉयलर जो पॉइंट 4 है वहाँ से हीट करना चालू करते हैं और उसको कॉन्टिन्यूसली हीट करते हैं कहाँ तक, तो पॉइंट 1 तक, बराबर है। ये किस साइकिल में हो रहा है, रैंकाइन साइकिल में। तो thus the average temperature of heat addition to the simple Rankine cycle lie between state of 4 and 5, which is lower than that of average temperature. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे ही पंप वर्क अपना काम करता है, ठीक है, तो पंप वर्क जब काम कर रहा है तो यहाँ पे अगर ये दोनों का मैं एवरेज देखूँ, एवरेज कैसे देखूंगा, तो मेरा होगा T4 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, T3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा, तो अगर मैंने कलर चेंज किया, ठीक है, अगर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो वो मेरा कुछ यहाँ पे आएगा,
ठीक है, मैं किसका नाम दे रहा हूँ, इसको मैं एक्स वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स वो एवरेज टेम्परेचर है जहाँ से एक्चुअल में हीट एडिशन प्रोसेस चालू हो जाता है। किस केस में, तो रैंकाइन साइकिल के केस में। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा देखूं, ऑब्जर्व करूं कि मेरा जो कार्नोट साइकिल है, तो कार्नोट साइकिल कहाँ है, 3 डैश से 5 और 5 से 1, मतलब 3 डैश से 5 तक में कंटिन्यूसली हीट सप्लाई हो रहा है। तो ऑब्जर्व करोगे तो 3 डैश से ये जो 5 है, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो इसका जो एवरेज होगा वो पॉइंट आएगा वाई। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो इन्होंने एक इफिशियंसी का फॉर्मूला रिलीज किया। स्टेटमेंट ये दिया कि इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। अच्छा, हीट रिजेक्शन कहाँ हुआ भाई आपका, तो हीट रिजेक्शन हुआ 2 से 3 के बीच में। तो हमने क्या लिखा, 1 माइनस H2 माइनस H3 अपॉन हीट सप्लाई कितना होगा, तो H1 माइनस H4। चलिए, अगर इसको इंट्रॉपी और टेम्परेचर के टर्म्स में लिखें तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि एक्चुअली Q इज इक्वल टू होता है T इंटू डेल्टा एस ना, लेकिन Q की जगह मैं इंथैल्पी वर्ड यूज कर सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम थिंग है। तो अगर दोनों सेम है तो इंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ T इंटू डेल्टा एस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, H2 माइनस H3। अब H2 और H3 की बात करें तो इसकी जगह पे मैं एक एवरेज टेम्परेचर T2 लिखा, T2। तो अब क्या हो गया, S1 माइनस S4 के इक्वल आया, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा है, डिवाइडेड बाय। अब जो दूसरा टेम्परेचर हीट सप्लाई था, तो हीट सप्लाई जो है वो आपके एवरेज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने क्या लिखा, टी एवरेज S1 माइनस S4। अब ये S1 माइनस S4 जब कैंसिल आउट हुआ तो अल्टीमेटली ये डिनोट कर रहा है कि 1 माइनस T2 अपॉन टी एवरेज पे सारा का सारा फंक्शन। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ये दिया गया कि जितना एवरेज कम होता जाएगा आपकी इफिशियंसी भी उतनी डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ये एवरेज को मेंटेन करने के लिए उन्होंने रीहीट साइकिल को बनाया। कैसे किया, अब देखो। तो क्या बोला कि रैंकाइन साइकिल की एवरेज लाई बिटवीन द स्टेट पॉइंट 4 एंड 5 विच इज लोअर देन that of average temperature of heat addition to the Carnot cycle 123-51, in which it is represented by process 521 only. In the other words, T average of Carnot cycle is greater than that of T average of Rankine cycle. That is why the efficiency of simple Rankine cycle is lower than that of Carnot cycle. ठीक है, Carnot cycle between the same temperature groups. In simple Rankine cycle, it is impossible to achieve higher efficiency through the regenerative feed heating arrangement. ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसलिए कार्नोट की इफिशियंसी रैंकाइन से ज़्यादा होती है। अब रैंकाइन की अगर इफिशियंसी बढ़ानी है तो हमें रीजेनरेटिव फीड हीटिंग अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। अब द ऑब्जेक्टिव ऑफ regenerative feed heating cycle is to supply feed water to the boiler at a temperature much higher than that of the condensate in the condenser by heating the feed water in more or more feed water heater with the help of steam blend off during expansion from the steam turbine. Okay, मुझे मेरी गलती याद आ गई। गलती याद आ गई कि अब देखो ये चीज को मैं आपको इससे बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 kg स्टीम को जिसका एंथैल्पी H0 था इस टरबाइन में डाला। टरबाइन में डालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से टरबाइन से पहले टरबाइन से वर्क कराया और वर्क कराने के बाद M1 क्वांटिटी में स्टीम को जो है वो एक हीटर के पास भेज दिया। ठीक है, हीटर के पास भेजने की वजह से क्या हुआ, इसका मास M1 है और इंथैल्पी H1 है।
अब यहाँ पे वापस ये जो है वो अपने रीहीट में जाएगा और सेकेंड बॉयलर से टकराएगा। सेकेंड बॉयलर से टकराने के बाद अगेन उसने मतलब स्टीम प्रोड्यूस सॉरी मैकेनिकल वर्क डन प्रोड्यूस किया, मतलब टरबाइन रन हुआ, और उसके बाद अगेन ये M2 क्वांटिटी में ही मास विथ इंथैल्पी H2 को फीड हीटर में देगा। अब ये जो दिया उसके बाद जो बचा, मतलब यहाँ पे क्या बचा, तो 1 माइनस M1 क्वांटिटी बचा। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 1 माइनस M1 माइनस M2। अब यहाँ जो निकला वो कितना निकला, तो 1 माइनस M1 क्वांटिटी माइनस M2 क्वांटिटी, बराबर है। ये अगेन रीहीट हुआ और वापस टरबाइन में आया, तो यहाँ पे उसको एक नया मिल गया, मतलब M3 क्वांटिटी में उसको बाहर रिलीज कर दिया, अगेन M4 क्वांटिटी में बाहर रिलीज किया। इसी तरीके से समेशन करता गया। तो समेशन करते वक्त उसने देखा कि 1 माइनस समेशन ऑफ M क्वांटिटी में उसने फीड हीटर में मतलब अपनी हीट डिस्ट्रीब्यूट की, याद करना मैंने क्या बोला, हीट डिस्ट्रीब्यूट करना। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये कंडेंसर में गया, कंडेंसर ने अपने आप को मतलब कंडेंस किया, फेज चेंज किया। अब फेज चेंज करने के बाद इसकी इंथैल्पी जो है वो H6, यहाँ पे H6 है। अब बोलोगे सर H6 लिक्विड के केस में है इसीलिए ये HF5 का मतलब इक्वल आएगा। अब ये क्या किया, ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे गया तो अब उसको क्या मिला, तो अब एक बात ऑब्जर्व करो, अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, समेशन को छोड़ देता हूँ, तो यहाँ मिला 1 माइनस M1 kg माइनस M2 kg माइनस M3 kg एंड माइनस M4 kg, बराबर है। अब ये माइनस M4 kg, अब देखो ये माइनस M4 kg और ये ऐड हो गया इसमें, तो ये माइनस M4 और ये प्लस M4 हो गया, मतलब ये दोनों पार्ट यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। तो अब जो हमारा टेम्परेचर आया वो 0.7 था, तो H7। अब ये H7 जो है वो वापस फीड हीटर 3 में गया, यहाँ पे उसको क्या मिला, तो यहाँ पे उसको M3 मिला। अगर M3 मिल गया तो ये प्लस M3 और माइनस M3, मतलब वो भी हीट रिकवर हो गई। अब रिकवर होने के बाद वो वापस M2 में गया, तो यहाँ पे प्लस M2 मिला, मतलब अल्टीमेटली M2 से M2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ आया तो यहाँ पे M1 मिल गया उसको, मतलब उसने ये स्टेटमेंट दिया कि 1 kg जो हीट सप्लाई किया था हमने, अब वही 1 kg हीट जो है वो हम वापस बॉयलर में डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि जब उसने इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा, क्या 1 माइनस एच, मतलब अल्टीमेटली हीट रिजेक्शन लिख देते हैं अपन, तो क्यू आर अपॉन अगर क्यू एस लिखा जा रहा है, तो अगर मुझे कम, देखो दो ऑप्शन है, आइदर हीट रिजेक्शन कम कर दूं या हीट सप्लाई बढ़ा दूं। तो हीट सप्लाई बढ़ाने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कोल्ड अप्लाई करो, और एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कोल्ड अप्लाई करोगे मतलब आपके पैसे चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सेम स्टीम से उन्होंने हीट यूटिलाइज किया और उन्होंने हीट सप्लाई को बढ़ा दिया। मतलब पहले जो आपका टेम्परेचर यहाँ 20 या 25 डिग्री या मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा था, वो जो है अब वो यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है और इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम बढ़ गई। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है ना, तो इसका बेसिक आपको कल पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आज मैं आपको इसका जो मेन मोटो है वो बता देता हूँ। मेन मोटो क्या, 1 kg हमने डाला, जिसको हीट सप्लाई किया तो वो H0 आया। H0 से उसने अपने आप को मतलब एक्सपांड किया, टरबाइन में गया, टरबाइन में जाने के बाद उसने M1 kg जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे कितना बचा, तो 1 माइनस M1 kg। अब एम मतलब M1 kg जो यहाँ पे आया है, ये यहाँ से अगेन अपना वर्क डन सप्लाई किया और M2 क्वांटिटी में हीट सप्लाई किया। अब यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा है, तो 1 माइनस M1 माइनस M2 बचा, इसमें से M3 दे दिया और अगेन ये हीट सप्लाई किया, देन नेक्स्ट और देन नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे जो आपके पास मास बचा वो था 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 माइनस M4, और अल्टीमेटली ये इनमें से ऐड होता गया, तो आपका वापस 1 kg यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए, अगर एक्चुअली
उस फिगर में ना थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है। गड़बड़ ये है कि ये ऐसा मूव होता है ना, ये देखो उसने समझाने के हिसाब से आपको दे दिया, लेकिन प्रोसेस ऐसा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 0 से 1 जो है वो वर्क डन बाय टरबाइन 1, जी, फिर 2 से 3 जो है वर्क डन बाय टरबाइन 2, वर्क डन बाय टरबाइन 3, वर्क डन बाय टरबाइन 4, वर्क डन बाय टरबाइन 5। इसी तरीके से हीट सप्लाई पहला 1 ये होगा, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, देन चौथा ये होगा, और अल्टीमेटली पांचवा ये होगा। तो इसके बेसिस पे आपका इफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा वो कल बताएंगे, आज के लिए ही छोड़ देते हैं, ठीक है।